हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक क्लाउडनरी ऑल्टरनेटिव। सो इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो ऑन द फ्लाई इमेजेस को हमारे लिए फॉर्मेट, रीसाइज एंड ऑप्टिमाइज कर सकता है, जस्ट लाइक क्लाउडनरी इमेजेस या फिर वर्सल का बिल्ट इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन। सो इसके अंदर हम देखेंगे दैट ऑन द फ्लाई हम इमेजेस को कैसे कैश कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, एंड जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस है उनका एक ओवरऑल हाई लेवल डिज़ाइन क्या होता है एंड कैसे हम उसको खुद के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन हाउस। सो बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन ऑन द फ्लाई, लेकिन उससे पहले लेट्स सी सम एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस। फॉर एग्जांपल क्लाउडनरी सबसे बड़ा सोल्यूशन आज के टाइम में, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ऑन द फ्लाई इमेजेस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑन द फ्लाई का मतलब क्या होता है कि हम इमेजेस को जब यूज़र अपलोड करता है तब ऑप्टिमाइज नहीं करते, जब यूज़र इमेज को रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट के साथ जो भी वो कॉन्फ़िगरेशन देता है हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दैट जब यूज़र इस इमेज को रिक्वेस्ट कर रहा है वो कुछ क्वेरी पैरामीटर्स पास कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर्मेट ऑटो, क्वालिटी ऑटो, क्रॉपिंग ऑटो, एंड किस तरह से उसकी हाइट चाहिए, कितनी उसकी विड्थ चाहिए, एंड ऑन द फ्लाई डिपेंडिंग अपॉन दिस क्वेरी पैरामीटर्स हमारी इमेज जो है वो रीसाइज एंड ट्रांसफॉर्म हो रही है। सिमिलर टू दिस हमारे पास एक और सोल्यूशन है दैट इज इमेजिक्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दैट कैसे हम क्वेरी पैरामीटर्स को यूज़ करके हम अपनी इमेज को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। इस चीज़ को बोला जाता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द फ्लाई, बिकॉज हम इसको पहले नहीं कर रहे हैं, हम ऑन रिक्वेस्ट करते हैं, ऑन द फ्लाई करते हैं, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन बिकॉज दिस इज एन इमेज मैनिपुलेशन। एंड किस तरह से हम इसको इफेक्टिवली कर सकते हैं तो वो हमें देखना है। इसके कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्लाउडफ्लेयर इमेजेस एंड यू हैव वर्सल का इमेज, राइट। तो अगर आपको याद होगा वर्सल में जब आप नेक्स्ट जेएस के अंदर काम करते हो आप एक इमेज कंपोनेंट यूज़ करते हो, उस इमेज कंपोनेंट के अंदर भी हम ये चीज़ें पास कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी, विड्थ एंड हाइट, एंड ऑटोमेटिकली वर्सल का जो क्लाउड है वो क्या करता है हमारे लिए ऑन द फ्लाई इमेजेस को कैश एंड जनरेट करता है। सो यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बनानी है। ओके, सो पहले बात करते हैं आर्किटेक्चर की। सो आई होप दैट एक सोल्यूशन क्लियर है दैट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड हाँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज जो इमेजेस है ना वो वेब के ऊपर लोड करना और उसको फास्ट लोड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो हो सकता है आपको वो इमेज कभी छोटे साइज़ में चाहिए, कभी वो आपको बड़े साइज़ में चाहिए, कहीं पर आपको इमेजेस को फास्ट लोड करना है, तो एग्जैक्टली कितना हाइट और कितना वेट और क्या क्वालिटी चाहिए उस इमेज की, तो वो आपको ऑन द फ्लाई जनरेट करने से आपको एक वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ओके, बिकॉज आपको एक परफेक्ट फॉर्मेट, परफेक्ट हाइट एंड विड्थ में एंड परफेक्ट छोटे साइज में आपको इमेज मिलती है, तो आपकी जो ओवरऑल वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी नीड इट ऑन द फ्लाई। सो लेट्स टॉक अबाउट दी सिस्टम डिज़ाइन, दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन इट। ओके, तो इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं AWS का स्टैक। सो हम AWS की सर्विसेज को हम इसमें यूज़ करेंगे। सो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है हमारा S3 बकेट। सो S3 बकेट क्या होता है, ये एक स्टोरेज सर्विस है फ्रॉम Amazon, जिसके अंदर हम अपनी इमेज को स्टोर करेंगे। ओके, सो यू कैन अज्यूम दैट हमारे पास एक S3 बकेट होगी एंड इस बकेट का हम नेम दे देते हैं ओरिजिनल इमेजेस। ओके, ओरिजिनल इमेजेस। तो इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर जैसे हमारा जो नेम है वो सजेस्ट कर रहा है, हमारी जितनी भी ओरिजिनल इमेजेस हैं, मतलब कि अनऑप्टिमाइज्ड बड़े साइज़ की 10 MB 20 MB की जो बड़ी इमेजेस हैं वो इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर यूज़र स्टोर करेगा, करेक्ट। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट होता है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, S3 से अगर हम डायरेक्टली हमारी इमेजेस को सर्व करेंगे तो उसके अंदर हम किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाएंगे एंड उसको कैश नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। सो इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउड फ्रंट। ओके, सो यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्लाउड फ्रंट को। सो क्लाउड फ्रंट के ये एक CDN है, ये एक ऑन द एज CDN है फ्रॉम AWS विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पर क्लाउड फ्रंट को लेंगे, तो इसको हम नाम देंगे CF। एंड ये क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, ये क्लाउड फ्रंट इस S3 के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, सो इस क्लाउड फ्रंट का जो ओरिजिन होगा, मतलब कहाँ से इसको रिक्वेस्ट सर्व करना है, वो होगा S3। तो मतलब कि यूज़र कभी भी S3 को डायरेक्टली क्वेरी नहीं करेगा, जो यूज़र होगा वो क्लाउड फ्रंट के पास आएगा। तो अगर हमारे पास जो यूज़र्स होंगे जो हमारी इमेजेस को यूज़ करना चाहते हैं तो वो इस पर्टिकुलर क्लाउड फ्रंट को रिक्वेस्ट करेंगे किसी इमेज के लिए, एंड बिकॉज क्लाउड फ्रंट CDN है एक तरह का, तो ये इमेजेस को S3 से रीड भी करेगा, उसको वो ऑन द एज कैश भी करेगा एंड फास्ट डिलीवरी करेगा हमारे इमेजेस की। ओके, बट पीयूष इसके अंदर पूरा रीसाइजिंग का प्रोसेस किधर है, तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी आते हैं। हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब यूज़र इमेज को क्वेरी कर रहा होगा, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक अपलोड्स का फोल्डर है। सो लेट्स से इस हमारे पास यहाँ पर एक अपलोड्स का फोल्डर है। सो अपलोड्स एंड अपलोड्स के अंदर हमारे पास एक इमेज है, लेट्स से my-image डॉट, एंड बाय डिफॉल्ट ये PNG में है, करेक्ट। सो लेट्स से हमारे पास अभी सिर्फ एक ही इमेज है एंड ये इस इमेज का पाथ है।
तो यूज़र कैसे क्वेरी करेगा इसको, हम अलाउ करेंगे यूज़र को कि यूज़र हमें बोलेगा दैट HTTPS लेट्स से HTTPS / लेट्स से जो भी हमारे क्लाउडफ्रंट का URL है, सो cf.com जो भी हमें URL मिलेगा / हमारी इमेज का पाथ, करेक्ट। तो हमारी इस इमेज का पाथ, इसके साथ साथ बिकॉज ये तो एक रॉ इमेज है, करेक्ट, ये तो है, इसका मतलब क्या होगा दैट यूज़र ओरिजिनल इमेज मांग रहा है, तो S3 से उठाओ, उसको कैश करो और यूज़र को दे दो। लेकिन यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर्स भी पास कर सकता है। क्वेरी पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल ही कैन से फॉर्मेट, या फिर हम इसको F ले सकते हैं, F इक्वल्स, या फॉर्मेट ही ले लेते हैं, सो फॉर्मेट इक्वल्स WebP। इसका क्या मतलब दैट जो ये PNG इमेज है ना, मुझे ये PNG फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे इसको WebP में कन्वर्ट करके दो, ठीक है। एंड ओके मुझे इसकी जो विड्थ है वो चाहिए 200, एंड मुझे इसकी जो हाइट है वो भी चाहिए 200, ओके। हाइट भी कितनी चाहिए, हाइट चाहिए मुझे 200, एंड मुझे इसकी जो क्वालिटी है बाय डिफॉल्ट 100 होती है, क्वालिटी इज़ अ परसेंटेज, मुझे थोड़ी सी डाउन स्केल करके दो, दैट इज़ 40। तो इस पर्टिकुलर URL पे अगर कोई भी यूज़र हिट करता है तो ये URL हमारे क्लाउडफ्रंट को हिट करेगा, दिस इज़ द क्लाउडफ्रंट का URL। अब कुछ मैजिकल चीज़ हमें करना है, कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है जो यूज़र के इन क्वेरी पैरामीटर्स को पढ़े, इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करें, उस जनरेटेड इमेज को हम कैश करें एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एज फास्ट एज पॉसिबल यूज़र के पास सर्व करें। ये हमारा पूरा एंड गोल होने वाला है, ठीक है। तो URL स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया दैट यूज़र क्या कर सकता है, एंड यूज़र इन पर्टिकुलर जो ऑप्शंस हैं, जो ये पर्टिकुलर क्वेरी पैरामीटर्स है, इनको वो कैसे भी ट्वीक कर सकता है, वो क्वालिटी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, फॉर्मेट चेंज कर सकता है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ये हम कैसे अचीव करने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे, हम जब यूज़र क्लाउडफ्रंट को कॉल करेगा, पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे समथिंग नोन एज क्लाउडफ्रंट फंक्शंस, ओके। तो एक तरह का लैम्डा फंक्शन आप मान सकते हो, एक तरह का, इसको हम बोलेंगे दैट ये हमारा क्या एक CF फंक्शन, ओके। ये क्या एक CF फंक्शन, ये CF फंक्शन क्या करता है, जब भी हमारा क्लाउड फ्रंट के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, आई रिपीट, जब भी हमारे क्लाउड फ्रंट के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, क्लाउड फ्रंट इस फंक्शन को इन्वोक करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर URL के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है। अब जो क्लाउड फ्रंट फंक्शन होते हैं ना, ये क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही लाइट वेट एंड स्मॉलर इन साइज होते हैं। इस क्लाउड फ्रंट फंक्शन के अंदर आप किसी भी तरह की इमेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत 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 ही ज़्यादा लाइट वेट फंक्शंस होते हैं। इसमें सिर्फ आप यूटिलिटी फंक्शंस लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में ये क्लाउड फ्रंट फंक्शन का काम क्या होगा कि जो यूज़र क्वेरी पैरामीटर्स दे रहा है ना, उसको हम सैनिटाइज करें, उसको हम वैलिडेट करें, करेक्ट। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो यूज़र इस पे हिट करता है, या फिर अगर यूज़र एक डिफरेंट URL पे हिट करता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने क्या किया, ये जो फॉर्मेट उसने शुरू में दिया था, उसने ये फॉर्मेट एंड में दे दिया, तो अगर एज अ ह्यूमन हम देखें तो इन दोनों क्वेरीज का सेम मतलब है, करेक्ट। लेकिन बस यूज़र ने किया क्या, जो फॉर्मेट वो पहले दे रहा था उस फॉर्मेट को उसने बाद में देना शुरू कर दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हमें इसको सेम क्वेरी ट्रीट करना चाहिए, इसको डिफरेंट? ऑफ कोर्स सेम करना चाहिए, बिकॉज जो कैशिंग होती है क्लाउड फ्रंट में वो एक URL लेवल पे होती है। अगर हम इस चीज़ को वैलिडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्लाउड फ्रंट इसको एज अ डिफरेंट URL ट्रीट करेगा, इसको एज अ डिफरेंट ट्रीट करेगा, एंड उससे हमारी लेटेंसी बढ़ेगी। सो कोई बात नहीं, अगर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड। तो ये जो क्लाउड फ्रंट फंक्शन है, ये बस क्या करेगा, आप किसी भी फॉर्मेट में किसी भी ऑर्डर में आप मेरे को क्वेरी दो, चाहे आप विड्थ को पहले रखो बाद में रखो, हम बस उनको क्या करेंगे, उसको एक कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग में अरेंज करेंगे। हम बोलेंगे ये क्लाउड फ्रंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी URL आप दोगे ये उसको रीराइट करेगा। रीराइट कैसे करेगा, ये सबसे पहले फॉर्मेट को सबसे पहले रखेगा, तो फॉर्मेट को ये सबसे पहले रखेगा, एंड फिर ये विड्थ को रखेगा, फिर ये हाइट को रखेगा। तो आप कोई भी किसी भी तरह का एक ऑर्डर ले सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्लाउड फ्रंट फंक्शन का जो काम है वो क्या होगा, ये URLs को रीराइट करेगा, ओके। एंड URLs को कैसे रीराइट करेगा, ये क्वेरी पैरामीटर्स को रीड करके उसको हम हटा के इसको हम कॉमा से ज्वाइन कर देंगे, ओके। इसको हम कॉमा से ज्वाइन कर देंगे। एंड अगर यूज़र ने कोई भी क्वेरी पैरामीटर नहीं दिया, तो अगर लेट्स से यूज़र रॉ इमेज चाहता है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने अगर इसके ऊपर रिक्वेस्ट किया, तो हम इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रीराइट कर देंगे ओरिजिनल। तो ये क्लाउड फ्रंट फंक्शन हमारे क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे URLs को अपडेट करता है, ठीक है, ओके। दिस पार्ट इज डन। एंड इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में एक छोटा सा हम चेंज क्या करेंगे, ये जो हमारे ओरिजिनल इमेज है ना, ओरिजिनल इमेज, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, एंड हम एक और बकेट बनाएंगे, एक और बकेट। तो अब हमारे पास 2 बकेट्स होने वाली हैं। जो नीचे वाली बकेट है ना, ये है हमारी ओरिजिनल इमेज। जो ऊपर वाली इमेज है ना, इसको हम बोल देते हैं दैट ये मेरी क्या ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस हैं, ओके, ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस। एंड मैं क्लाउड फ्रंट को क्या बोलूँगा दैट भाई
जो भी तेरे पास यूआरएल आ रहा है ना, उसको तुझे अपने S3 ट्रांसफॉर्म्ड के अंदर ढूंढना है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कैसे जाएगा, यूज़र क्लाउड फ्रंट के पास आएगा। क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, सबसे पहले इस फंक्शन को इन्वोक करेगा। इस फंक्शन का काम क्या, यूआरएल को रीराइट करना, ठीक है, और उसको सैनिटाइज करना और उसको वैलिडेट करना कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी क्वेरी पैरामीटर्स आ रहे हैं उसको हम वैलिडेट करें। बिकॉज अगर यूज़र ने यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख दिया कि एंड p=1 जिसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये एक तरह का वैलिडेशन है। उसके बाद जो भी नया यूआरएल बनेगा, ओके, जो भी हमारा यहाँ पे नया यूआरएल बनेगा उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे S3 के अंदर। अब गाइस लेट्स से हमारे पास एक इमेज थी, दैट वाज ओरिजिनल इमेज, राइट। अगर आपको याद होगा हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज थी। अगर यूज़र इसका एक JPEG वर्जन या फिर यूज़र इसका क्या चाहता है, एक WebP वर्जन चाहता है, राइट। देखो यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट किया, दैट मुझे इसका एक WebP वर्जन चाहिए। क्या हमारे पास इस S3 जो ये सेकंड वाली बकेट है, क्या इसके अंदर हमारे पास ये वेरिएंट होगा? नहीं होगा, बिकॉज ओरिजिनल इमेज यूज़र ने इसके अंदर अपलोड की, ये बकेट बिल्कुल खाली है एंड यूज़र ने रिक्वेस्ट किया WebP के ऊपर। तो ये क्लाउड फ्रंट जब इसके अंदर जाएगा और वो सर्च करेगा कि क्या इसके अंदर WebP इमेज है, तो उसको क्या मिलेगा, नल, उसको 404 का एरर मिलेगा, दैट ये तो है ही नहीं। तो हम अपने क्लाउड फ्रंट को कैसे कन्फिगर करेंगे, दैट भाई अगर तो तेरे को इमेज मिल जाती है, जो भी यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है, अगर तो तुझे इमेज मिल जाती है तो वो इमेज यूज़र को फॉरवर्ड कर दो, करेक्ट। तो दैट मीन्स अगर तुम्हें यहाँ पे स्टेटस कोड 200 मिलता है, मतलब कि तुम्हें इमेज मिल जाती है, तो यूज़र को एज इट इज़ वो फॉरवर्ड कर दो। लेकिन बाई चांस अगर ये रिटर्न करता है 404, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में हम अपने क्लाउड फ्रंट को बोलेंगे दैट मेरा ना एक लैम्डा फंक्शन रन करो, ओके, नॉट अ क्लाउड फ्रंट फंक्शन, इट्स अ लैम्डा फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक लैम्डा फंक्शन होगा, तो हम बोलेंगे दैट अगर 404 आता है तो तुम ना इस लैम्डा फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। तो ये लैम्डा फंक्शन क्या होगा, ये लैम्डा फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट, ओके। ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, इस लैम्डा फंक्शन के अंदर हम सेम क्वेरी पैरामीटर्स पास कर देंगे, दैट यूज़र ने ना ये रिक्वेस्ट किया था एंड फॉर सम रीजंस मुझे वो ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस में नहीं मिला। ये लैम्डा फंक्शन बहुत स्मार्टली क्या करेगा, ओरिजिनल इमेजेस में जाएगा एंड इसकी ओरिजिनल इमेज फेच करेगा, ओके, इसकी ओरिजिनल इमेज को फेच करेगा, ट्रांसफॉर्म्ड को नहीं, ओरिजिनल इमेज को फेच करेगा। ओरिजिनल इमेज हमारे ओरिजिनल S3 बकेट में तो होगी, तो उसको मिल जाएगी। तो उसको हम पहले क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इमेज को हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, शार्प लाइब्रेरी को यूज़ करके, तो शार्प क्या है, शार्प एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जो C++ को यूज़ करती है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए Node.js में। इसको यूज़ करके हम जो भी यूज़र ने रिक्वेस्ट किया, देखो यूज़र ने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वेस्ट किए हैं, हम वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके एक न्यू इमेज जनरेट करेंगे, राइट। तो ये जो न्यू इमेज जनरेट होगी, इसका जो फॉर्मेट होगा वो WebP होगा, विड्थ होगी 200, हाइट होगी 200, क्वालिटी होगी 40, जो भी यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है, इसको ना हम इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म बकेट में वापस अपलोड कर देंगे, बिकॉज पहले उसको मिला नहीं था, लेकिन अब हमारे लैम्डा ने क्या किया, उसको वापस अपलोड कर दिया एंड वापस हम ये वाली इमेज को एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, जब हमारा क्लाउड फ्रंट ने देखा दैट S3 ट्रांसफॉर्म में वो बकेट नहीं है, तो हमें वो इस इमेज को जनरेट करना पड़ा और हमने उसको यूज़र को रिटर्न कर दिया। तो मतलब कि जो फर्स्ट कॉल होगी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी और वो टाइम लेगी, विच इज़ फाइन। अगर ये यूज़र दोबारा से सेम यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट करता है, तो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट वापस S3 पे जाएगी एंड S3 पे जाने के बाद इस टाइम उसको वो सेम इमेज मिल जाएगी जो WebP फॉर्मेट में है, जिसका हाइट और विड्थ 200 है एंड हम यहीं से उस इमेज को उठाएंगे, क्लाउड फ्रंट को देंगे, क्लाउड फ्रंट उसको कैश भी करेगा एंड यूज़र को प्रोवाइड भी करेगा। तो मतलब कि अगर आप कोई ऐसी इमेज रिक्वेस्ट कर रहे हो जो पहले कभी किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की, वो थोड़ी सी टाइम लेगी, विच इज़ अ वन टाइम प्रोसेस। बट अगर वो एक बार कैश हो जाती है, अगर वो एक बार जनरेट हो जाती है, उसके बाद से हमें इस पर्टिकुलर लैम्डा को कभी भी इन्वोक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज उसका एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस के अंदर है। सो दिस इज़ वॉट इफेक्टिवली वी आर डूइंग हियर। तो ये एक पूरा हाई लेवल डिज़ाइन है, किस तरह से हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने वाले ऑन द फ्लाई, ओके। तो यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स में 2 S3 बकेट्स होने वाली हैं, एक क्लाउड फ्रंट कैश होने वाला है, हमारे पास एक क्लाउड फ्रंट फंक्शन होगा फॉर वैलिडेशन, एक लैम्डा फंक्शन होगा फॉर स्टफ। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन डाउट क्या आता है दैट हम इसी के अंदर क्यों नहीं कर देते चीज़ें, राइट, इसी क्लाउड फ्रंट फंक्शन के अंदर क्यों नहीं कर देते, बिकॉज क्लाउड फ्रंट फंक्शंस की एक लिमिटेशन होती है दैट वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, लाइट वेट होते हैं एंड उसके अंदर हम ये शार्प जैसी लाइब्रेरीज को यूज़ नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ये फंक्शंस के अंदर आप किसी भी तरह की एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन लैम्डा के अंदर आप कर सकते हो, ओके। लेकिन लैम्डास का इन्वोकेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो ठीक है, मतलब हमें क्या ट्राई करना है दैट इस पर्टिकुलर लैम्डा के ऊपर जो कॉल है वो तो एक ही बार आएगी, बिकॉज नेक्स्ट टाइम से हम उसको कैश कर रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू जनरेट।
जनरेट। ओके, अब इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल भी है जो अमेजॉन ने खुद लिखा है। सो दिस इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग अमेजॉन क्लाउड फ्रंट एंड AWS लैम्डा। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट आप इस पर्टिकुलर चीज़ को रीड करना, दैट कैसे काम करें। तो अगर हम नीचे चलते हैं तो ये एग्जैक्ट सेम आर्किटेक्चर है जो हमने अभी डिस्कस किया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़र ने रिक्वेस्ट किया इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा ये ब्लर्ड है, आई डोंट नो व्हाई दिस इमेज इज़ लाइक दिस। तो यूज़र्स इमेज को रिक्वेस्ट करेंगे क्लाउड फ्रंट पे, क्लाउड फ्रंट फंक्शन जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज करते हैं पाथ को, एंड उसके बाद क्या होगा, अगर उसको ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस में मिल जाता है तो यहाँ से हम उठा के दे देंगे, नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट लैम्डा में जाएगी। लैम्डा क्या करेगा, ओरिजिनल इमेज को उठाएगा, उसको इस बकेट में पुश भी करेगा सो दैट नेक्स्ट टाइम से हमारे पास वो अवेलेबल हो। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, करेक्ट। ओके, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट किस तरह से सोल्यूशन इंप्लीमेंटेड है, तो आप ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो। दैट यूज़र यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो एक रिक्वेस्ट कर रहा है कैट्स के ऊपर, एंड यहाँ पर वो फॉर्मेट दे रहा है एंड वो विड्थ दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर रीड करना होता है, करेक्ट। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो इन्होंने की, इसको यूज़ करने का भी बताया दैट नेक्स्ट स्टेज में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर सम अदर डे। तो अभी हम इसको कोड की तरफ बढ़ते हैं। सो AWS सैम्पल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर पूरा कोड है। तो इस कोड को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्लोन, एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक फाइल का मतलब समझाऊंगा, कौन सी फाइल क्या कर रही है, कैसे हम इसको डिप्लॉय करेंगे एंड कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से हम कर लेते हैं इसको कॉपी। तो इसका जो URL है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड लेट्स क्लोन इट। ओके, तो यहाँ पे ये है मेरा टर्मिनल। तो इसको हम करेंगे गिट क्लोन, एंड ये हमारा URL, एंड इसको कर लेते हैं एंटर। तो AWS की ऑफिशियल रिपोजिटरी से दिस इज कमिंग अप। सो लेट्स क्लोन इट, एंड अब ये क्लोन हो चुका है। तो यहाँ पे हम करेंगे CD इनटू इमेज ऑप्टिमाइजेशन, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं कोड डॉट। तो उससे क्या होगा, मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। सो हियर इज़ माई VS कोड, एंड अब मैं आपको समझाता हूँ दैट इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं दैट ये एक Node.js का कोड है। तो Node.js के कोड के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या क्या डिपेंडेंसीज है। हमारे पास है AWS CDK क्या होता है, क्लाउड डेवलपमेंट किट। जब भी आपको देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हमारे पास ये एक रिसोर्स है, हमारे पास ये एक रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स है। तो इन सब रिसोर्सेज को हमें डिप्लॉय करना है, करेक्ट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम AWS CDK को यूज़ कर सकते हैं, एंड हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी लिख सकते हैं पूरी, जिसके अंदर हम यहाँ पर पूरी कॉन्फ़िगरेशन देंगे दैट हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। हमें S3 बकेट चाहिए, हमें लैम्डा चाहिए, हमें क्लाउड फ्रंट चाहिए, एंड क्लाउड फ्रंट कैसे काम करेगा, कब उसको लैम्डा को कॉल करना है, कब नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। जितना भी हमारा फंक्शन का कोड है, जितना भी हमारा कोड इसके अंदर, या फिर जो हमारा कोड इसके अंदर जाएगा, वो सारा कोड हमें यहाँ पर मिलेगा। URL रीराइट, इमेज प्रोसेसिंग का कोड, तो इसको भी हम देखते हैं। एंड ये बिन क्या होता है, ये इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को यूज़ करके हम इस पूरे स्टैक को डिप्लॉय करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दैट हम यहाँ पर क्या करें। पहले हम यहाँ पर जाएंगे लिब के अंदर हम जाएंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन स्टैक। तो ये हमारा जो स्टैक है, इसको हम यूज़ करेंगे हमारा पूरा ये स्टैक, पूरा ये जो आर्किटेक्चर है, इसको डिप्लॉय करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट हमारे पास यहाँ पर क्या एक एक्सपोर्ट हो रही है क्लास इमेज ऑप्टिमाइजेशन स्टैक, जो एक स्टैक को एक्सटेंड करती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर डिप्लॉय सैम्पल वेबसाइट को हम छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए। तो आप देखो यहाँ पर ये स्टैक क्या कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बकेट बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है, बहुत सिंपल कोड है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक बकेट बना रहे हैं। इस बकेट का नाम होने वाला है S3 सैम्पल ओरिजिनल इमेज बकेट। तो ये क्या है, ये वो वाली बकेट है जिसके अंदर हमारी ओरिजिनल इमेजेस जाएंगी, एंड इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी ओरिजिनल बकेट है। तो हमारी ओरिजिनल बकेट बन गई, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर हम एक और बकेट बना रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांसफॉर्म्ड इमेज बकेट। इसका नाम क्या है, S3 ट्रांसफॉर्म्ड इमेज बकेट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास एक ओरिजिनल इमेज बकेट है एंड एक आपके पास S3 ट्रांसफॉर्म्ड इमेज बकेट है, करेक्ट। तो मेरे यहाँ पर दो बकेट्स बन गई। फर्स्ट बकेट इज दिस, सेकंड बकेट इज दिस, बहुत बढ़िया। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लैम्डा फंक्शन लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक लैम्डा का इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया कि ओरिजिनल बकेट का नेम क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड बकेट का नेम क्या है, एंड मैक्सिमम इमेज साइज। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर और नीचे आते हैं, हम यहाँ पर एक पॉलिसी लिख रहे हैं दैट इस पर्टिकुलर बकेट, इस पर्टिकुलर लैम्डा को, जो हमारा ये लैम्डा है, इसको हमें परमिशन देना है कि ये हमारी बकेट से ऑब्जेक्ट्स को रीड कर पाए, करेक्ट। सो हमें इस पर्टिकुलर लैम्डा को एक परमिशन देना है दैट
यू आर अलाउड कि तुम इस S3 बकेट से रीड कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। तो हम वो पर्टिकुलर यहाँ पर हम IAM पॉलिसी बना रहे हैं। फिर हम यहाँ पर अगर आप देखोगे हम यहाँ पर लैम्डा प्रॉप्स बनाते हैं। तो लैम्डा के प्रॉप्स में हम लैम्डा का रन टाइम डिसाइड करते हैं Node.js 20, हम लैम्डा का हैंडलर डिसाइड करते हैं index.handler, एंड इसका जो कोड है हमें वो कहाँ से रीड करना है, फंक्शंस फोल्डर के अंदर इमेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर फंक्शंस फोल्डर के अंदर इमेज प्रोसेसिंग, ये वो कोड है, ये जो इंडेक्स फाइल है ना, ये वो कोड है जो हमारे लैम्डा के अंदर बंडल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस कोड को रीड करते हैं। तो ये कोड क्या करता है, देखो इसके अंदर हमने शार्प को इंस्टॉल किया है, करेक्ट। ये हमारे पास है यहाँ पे एक शार्प लाइब्रेरी है। तो शार्प को हम इंस्टॉल कर रहे हैं एंड हम यहाँ पे S3 को इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे, हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशंस आते हैं, राइट। हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशंस आते हैं। तो ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, फॉर्मेट एक ऑपरेशन है, विड्थ एक फॉर्मेट एक ऑपरेशन है, हाइट एक ऑपरेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक गेट ऑब्जेक्ट की यहाँ पर एक कमांड होगी या, तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जो कोड है, ये क्या करता है, ओरिजिनल इमेज को पुल कर रहा है। ओके, ओरिजिनल इमेज को हम यहाँ पे पुल करते हैं हमारे लैम्डा फंक्शन के अंदर। तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज बन गया, करेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, हम एक शार्प का एक इंस्टेंस बनाते हैं इस ओरिजिनल इमेज को यूज़ करके, एंड इसके ऊपर हम सारी वो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। अगर यूज़र मुझे विड्थ प्रोवाइड कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको विड्थ को अप्लाई करूँगा, हाइट को अप्लाई करूँगा, एंड यू कैन सी दैट यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने क्या किया, हमने अपनी इमेज को हाइट और विड्थ अप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो अगर यूज़र JPEG फॉर्मेट में चाहता है तो हम क्या करेंगे, कंटेंट टाइप को इमेज JPEG करेंगे, एंड ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो हम अलाउ करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफॉर्म्ड इमेज .to फॉर्मेट, जो भी आपने फॉर्मेट दिया है, जो भी आपने क्वेरी पैरामीटर्स में फॉर्मेट दिया है, तो उस फॉर्मेट में हम इसको अप्लाई करके इसकी क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। एंड अगर आपने मुझे क्वालिटी नहीं दी तो हम उसको सिंपल ट्रांसफॉर्म करेंगे, करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या करेगा, हाइट एंड विड्थ यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है, फॉर्मेट को भी अप्लाई कर देंगे, एंड यहाँ पर मुझे एक इमेज मिलेगी। अब ये जो वेरिएबल है ट्रांसफॉर्म्ड इमेज, ये हमारी जो इमेज है जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब हमें इस इमेज को क्या करना है, वापस उस ट्रांसफॉर्म्ड बकेट में रखना है, राइट। इफ़ यू रिमेंबर, हमने इमेज को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अब हमें इसको वापस से, इस पर्टिकुलर चीज़ को वापस से यहाँ पर स्टोर करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे, पुट ऑब्जेक्ट कमांड ट्रांसफॉर्म्ड इमेज को ट्रांसफॉर्म्ड बकेट में रख दो। तो जो हमने इमेज ये ट्रांसफॉर्म कर दी है, इसको हम वापस क्या करेंगे, हमारे बकेट में रख देंगे। एंड उसके बाद जब ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी, हम वापस से रिटर्न भी कर देंगे यही पर्टिकुलर इमेज। ओके, तो ये लैम्डा क्या करेगा, वापस से रिटर्न भी कर देगा यही पर्टिकुलर इमेज। तो क्लाउड फ्रंट को भी रिटर्न कर देगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, अगर हमारा लैम्डा इन्वोक होता है तो वो इमेज को पहले गेट करेगा ओरिजिनल इमेज से, उसके ऊपर वो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेगा शार्प को यूज़ करके, एंड वापस से S3 ट्रांसफॉर्म्ड इमेज के अंदर उसको रख देगा, करेक्ट। तो ये पूरा कोड वो वाला स्टेप कर रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन स्टैक के ऊपर। तो हमने इस चीज़ को रीड कर लिया दैट किस तरह से ये काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर लैम्डा फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर हमें अपने क्लाउड फ्रंट को बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर करना है। अब क्लाउड फ्रंट के अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज़ क्या होती है, उसके अंदर एक चीज़ होती है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब क्या है, देखो अगर आप इस ओरिजिन को रीड करोगे, origin ग्रुप बना रहे हैं, हमारा प्राइमरी ओरिजिन क्या है, प्राइमरी ओरिजिन का मतलब वो होता है दैट ये क्लाउड फ्रंट पहले किस ट्रांसफॉर्म्ड इमेज को रीड करेगा। तो पहला ओरिजिन उसका होना चाहिए हमारा S3। दैट हम क्या बोल रहे हैं, दैट भाई हमारे पास एक देखो प्राइमरी ओरिजिन क्या है, दैट तुम्हें ना पहले ट्रांसफॉर्म्ड इमेज के अंदर उसको ढूंढना है। हमें जब भी यूज़र कोई भी इमेज को रिक्वेस्ट करता है, पहले उसको ट्रांसफॉर्म्ड इमेज के अंदर ढूंढो, इस बकेट के अंदर ढूंढो। अगर तुम्हें वो नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर वो तुम्हें नहीं मिलता, तो फॉल बैक कर जाओ हमारे लैम्डा के ऊपर। बात समझे क्या, यूज़र ने रिक्वेस्ट किया दैट मुझे एक cat.jpg चाहिए, उसको तुम सर्च करो ट्रांसफॉर्म्ड इमेज के अंदर। अगर तुम्हें इस बकेट के अंदर मिल जाता है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ये बकेट एरर करती है दैट नहीं मिल रहा, तो तुम उसको फॉल बैक कर दो इस पर्टिकुलर लैम्डा के ऊपर। एंड ये लैम्डा क्या करेगा, जो हमने अभी कोड देखा था, ये लैम्डा उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रांसफॉर्म करके इस बकेट में रख देगा। सो दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। तो अगर उसको प्राइमरी में मिल जाता है इमेज, तो वो कभी भी फॉल बैक नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको इस पर्टिकुलर बकेट, दैट इज दिस ट्रांसफॉर्म्ड इमेज बकेट, अगर उसको इसमें नहीं मिलता तो वो फॉल बैक कर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉलिसी बना रहे हैं दैट इज़ पुट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमें इस पर्टिकुलर लैम्डा को एक और परमिशन भी तो देनी है दैट इस पर्टिकुलर लैम्डा बकेट इस पर्टिकुलर बकेट के ऊपर राइट कर पाए। तो अभी तक क्या है, ये जो हमारा लैम्डा फंक्शन है, इसके पास दो परमिशंस हैं। ओरिजिनल इमेज से ये रीड कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को, और ट्रांसफॉर्म्ड के अंदर ये पुट कर सकता है। तो वो हम बस यहाँ पर वो चीज़ को मिमिक कर रहे हैं। ओके,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हमारी परमिशंस हो जाएंगी। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लाउड फ्रंट बनाते हैं। क्लाउड फ्रंट का हमें क्या देना है, कि यूआरएल देना है कि भाई जो क्लाउड फ्रंट फंक्शन है, अभी हम क्लाउड फ्रंट फंक्शन बना रहे हैं। जो क्लाउड फ्रंट फंक्शन है जो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था ना, ये क्या करता है, ये सिर्फ सैनिटाइज करता है, नॉर्मलाइज करता है इनपुट्स को, राइट। तो यहाँ पे इसका कोड भी देख लेते हैं। दैट इसका जो कोड है बहुत सिंपल है। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास क्वेरी पैरामीटर्स आते हैं, हम पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास ना ये फॉर्मेट्स है जो हम सपोर्ट करते हैं। अगर जो भी तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्टेड फॉर्मेट डॉट इंक्लूड्स जो भी भाई तुम वैल्यू वगैरह दे रहे हो, तो ही हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे एंड हम उसको अपने एरे में इंसर्ट कर लेंगे। सिमिलरली विड्थ को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई तुम जो विड्थ हो वो सही तो दे रहे हो ना, नेगेटिव नंबर्स तो नहीं दे रहे, तुम उसको कोई मतलब ABC तो नहीं दे रहे, तुम एक वैलिड नंबर दे रहे हो, तो वो हम चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। हाइट के केस में भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं, क्वालिटी के केस में भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं। एंड क्वालिटी में हम एक और चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं, दैट अगर आप क्वालिटी 100 से ज़्यादा देते हो, बिकॉज क्वालिटी इज़ अ परसेंटेज, तो अगर यूज़र 200 दे देता है तो उसका मतलब क्या 100, तो हम वो सब चीज़ें यहाँ पर चेक करते हैं। एंड फिर हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, हम उसको अपने वे में लिखते हैं कि भाई जो भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट इक्वल्स टू दिस, क्वालिटी इक्वल्स टू दिस, विड्थ इक्वल्स टू दिस, हाइट इक्वल्स टू दिस, एंड उसको हम कॉमा से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, दैट फॉर्मेट इक्वल्स वेबपी कॉमा हाइट इक्वल्स 200 कॉमा विड्थ इक्वल्स 200 कॉमा क्वालिटी इक्वल्स लेट्स से 40। तो हमने इस तरह का एक फॉर्मेट बना लिया, करेक्ट। हमने इस तरह से उसको नॉर्मलाइज कर लिया, ज्वाइन कर दिया कॉमा से। एंड फिर हम क्या करते हैं, देखो अगर तो हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती, अगर हमें रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी क्वेरी पैरामीटर नहीं मिलता, तो हम बस उसको स्लैश ओरिजिनल पे रिडायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमें कुछ भी मिलता है तो हम उसको कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे, जो भी हमारे ओरिजिनल इमेज का पाथ है स्लैश जो भी हमने अभी वो बनाया, जो भी हमने अभी क्वेरी पैरामीटर बनाया, एंड रिटर्न कर देंगे रिक्वेस्ट। तो ये क्लाउड फ्रंट फंक्शन बस क्या कर रहा है, हमारे जो यूआरएल है उसको रीराइट करता है, उसको फॉर्मेट करता है, रीराइट करता है, राइट। तो ये हमारे क्लाउड फ्रंट फंक्शन का काम है। तो वापस आते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन स्टैक पे। तो यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ पे हमारा क्लाउड फ्रंट फंक्शन बना, यहाँ पे हमने कैशिंग बनाई, दैट हमें जो इमेजेस को कैश करना है यहाँ पर वो कैसे करना है। तो ये जस्ट इट्स अ कैश पॉलिसी, 365 डेज के लिए कैश करना है, ठीक है। तो ये हमारी कैशिंग पॉलिसी है एंड ये हमने फंक्शन दिया। और ये फंक्शन कब कॉल होगा, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी आई मिस्ड इट, कहाँ गया, यहाँ पर है व्यूअर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं। हमारे पास यहाँ पर होता है व्यूअर रिक्वेस्ट, व्यूअर रिस्पॉन्स, ओरिजिन रिक्वेस्ट, ओरिजिन रिस्पॉन्स। जब भी एक यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है, जब एक यूज़र की इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, तब मुझे इस फंक्शन को बार बार कॉल करना है। इस यूआरएल रीराइट फंक्शन को कब कॉल करना है, जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है, व्यूअर रिक्वेस्ट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने कॉर्स को इनेबल कर दिया, ठीक है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे क्लाउड फ्रंट फंक्शंस एंड क्लाउड फ्रंट फंक्शंस की, सॉरी क्लाउड फ्रंट की। एंड यहाँ पर हमने एक क्लाउड फ्रंट की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, ठीक है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड उसके बाद हमने एक OAC साइन किया, एक OAC बनाया बिटवीन द क्लाउड फ्रंट एंड लैम्डा यूआरएल, बिकॉज इस क्लाउड फ्रंट को अलाउ होना चाहिए इस लैम्डा को इन्वोक करने का। देखो AWS के अंदर ना परमिशन मैनेजमेंट एक बहुत ही की चीज़ है। हर चीज़ के ऊपर आपको हर तरह की परमिशंस अप्लाई करनी होंगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज़ वेरी 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 सिक्योर। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, दैट हमारा जो ये क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को इन्वोक कर पाए, तो दैट इज इस OAC। एंड फाइनली हमने यहाँ पर एक इन्वोक फंक्शन की परमिशन डाला एंड दैट्स इट। तो अगर आप देखोगे इफेक्टिवली हमने सारे कंपोनेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 जितने भी हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं, इसको कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो AWS के वर्ल्ड में यू कॉल इट एज अ कंस्ट्रक्ट, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्ट। तो हमने पांचों के पांचों जो हमारे फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, ओके। तो ये हमारी जो स्क्रिप्ट है वो ये चीज़ करके, एंड यहाँ पे ऊपर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, तो यू कैन सी दैट। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर बिन फोल्डर में जाएंगे। ये बिन फोल्डर बस क्या करता है, अभी हमने जो क्लास बनाई थी ना इमेज ऑप्टिमाइजेशन स्टैक, जो हमने अभी क्लास डिस्कस की, उसको ये कॉल करता है एंड उसको हम एक नाम देते हैं इमेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टैक। तो मतलब कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, मेरे पूरे इस पर्टिकुलर चीज़ को उठाएगी एंड मेरे AWS के ऊपर डिप्लॉय कर देगी। तो टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो हमने अपना पूरा देख लिया। तो ये चलता कैसे, पैकेज और JSON के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें पहले इसको बिल्ड करना होगा, ठीक है। बिल्ड करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, CDK का यूज़ करेंगे, CDK के क्लाउड डेवलपमेंट किट, इसको बिल्ड करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे। एंड शार्प को हमें इंस्टॉल करना होगा फॉर लिनक्स, ठीक है। तो शार्प लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे एंड लेट्स सी दैट हाउ इट गोज़। सो हाउ टू डिप्लॉय इट। तो डिप्लॉयमेंट के जो स्टेप्स हैं ना वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो बहुत अच्छे से इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट तो किया है बट मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ या हियर इट इज़। तो npm इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम करेंगे npm इंस्टॉल। सो सारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर हम करेंगे CDK बूटस्ट्रैप।
ओके, बूटस्ट्रैप क्या करेगा? लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मुझे अपना लेट मी जस्ट गो टू द console.aws। तो मैंने अपना AWS लॉगिन किया हुआ है एंड इसके अंदर हम जाएंगे क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक के अंदर। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक के अंदर आई एम नॉट श्योर अगर मेरे पास अभी कुछ है या नहीं। तो यू कैन सी दैट ओके आई हैव 2 थिंग्स, बट ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो आपके केस में ये एम्प्टी होगा। अगर हम यहाँ पर वापस आते हैं एंड लेट्स वेट फॉर अ वाइल, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को इंस्टॉल होने देते हैं। तो हमें पहले बूटस्ट्रैप करना है, CDK बूटस्ट्रैप। CDK बूटस्ट्रैप क्या करता है, इस पर्टिकुलर फाइल को रीड करता है, दैट इज इज cdk.json। एंड इसके अंदर हमने क्या बोला, npx ts node -prefer ts extension bin/image-optimization.ts। मतलब कि ये इस पर्टिकुलर फाइल को रन करेगा और ये फाइल क्या कर रही है, हमारे इमेज ऑप्टिमाइजेशन स्टैक को इनिशियलाइज करती है। ओके, सो हमें यहाँ पे करना है CDK बूटस्ट्रैप एंड एंटर। सो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आया। ओके, तो वो बोल रहा है CDK तो हमारे पास कमांड लाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द package.json। बिकॉज मुझे पता है मेरे पास यहाँ पर AWS CDK इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। तो यहाँ पर एक कमांड बना लेते हैं CDK-bootstrap। तो बूटस्ट्रैप तो यहाँ पे हम बोलेंगे CDK बूटस्ट्रैप। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं npm run एंड CDK बूटस्ट्रैप। ओके, CDK बूटस्ट्रैप। तो अभी ये बूटस्ट्रैप करेगा। बूटस्ट्रैप का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पर वापस रिटर्न करके आई रिफ्रेश, ओके वेट करते हैं, लेट इट बूटस्ट्रैप। तो CDK क्रिएटिंग अ क्लाउड फॉर्मेशन चेंज सेट क्रिएट इन प्रोग्रेस। या अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी दैट हमारा CDK बूटस्ट्रैप हो जाना चाहिए। आई थिंक वो कौन से रीजन में कर रहा होगा, वो मुंबई रीजन में कर रहा होगा, बिकॉज मेरा डिफॉल्ट जो CLI है वो मुंबई में है। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारा जो CDK टूल किट है दैट इज गेटिंग क्रिएट इन प्रोग्रेस। ओके, तो ये क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को इनिशियलाइज करता है, बूटस्ट्रैप कर रहा है। सो बूटस्ट्रैप होने देते हैं, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। मीनवाइल हमें काम करते हैं, नेक्स्ट कमांड देखते हैं दैट हमें क्या करना है, हमें बिल्ड करना है। ओके, बिल्ड क्या करेगा, जितनी भी यहाँ पे फाइल्स हैं राइट, जितनी भी टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स हैं उनको ये बिल्ड करेगा। सो आप बिल्ड कमांड देख सकते हो दैट व्हाट बिल्ड डज। सो बिल्ड, हाँ बिल्ड एक और चीज़ करता है जो शार्प को इंस्टॉल करता है। तो अगर आप यहाँ पे package.json को देखेंगे तो बिल्ड क्या करता है TSC एंड प्री बिल्ड क्या करता है, हमारे लिए शार्प लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगी। तो npm run बिल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर अब शार्प इंस्टॉल होगी फॉर Linux 64 आर्किटेक्चर, बिकॉज हमारा जो लैम्डा है उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, Linux होगा और वो CPU x64 आर्किटेक्चर होगा, नॉट ARM। सो वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल एंड डन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, CDK डिप्लॉय। तो डिप्लॉय क्या करेगा, एक्चुअल स्टैक को डिप्लॉय कर देगा। तो एक कमांड बना लेते हैं CDK डिप्लॉय एंड कॉमा। तो यहाँ पे हम करेंगे CDK डिप्लॉय एंड कमांड के npm run, ओके npm run CDK, इसको इस तरह से बना लेते हैं CDK डिप्लॉय। ओके, CDK डिप्लॉय एंटर। तो CDK डिप्लॉय क्या करेगा, एक्चुअली हमारी फाइल को रीड करेगा जो हमने अभी स्टैक देखा था एंड पूरे स्टैक को पब्लिश करना स्टार्ट कर देगा। एंड इसके अंदर टाइम लगने वाला है। सो इफ़ आई गो बैक टू माई क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक एंड आई डू अ रिफ्रेश, तो अभी हमारे यहाँ पर एक स्टैक बनना स्टार्ट होगा। तो ये मुझे पूछ रहा है कर दें डिप्लॉय, हाँ भाई कर दो डिप्लॉय, येस। तो आते हैं वापस, रिफ्रेश करते हैं तो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टैक बनना देखो स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ। ये कहाँ से नेम आ रहा है, अगर आपको याद होगा हमारा जो यहाँ पे बिन फोल्डर था उसके अंदर हमने नाम क्या दिया था, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टैक। तो ये इस इमेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टैक को ले रहा है एंड इसके अंदर रिसोर्सेज को क्रिएट करेगा। तो रिसोर्सेज में चलते हैं। तो अगर आप देखोगे S3 सैम्पल बकेट, S3 ऑटो डिलीट ऑब्जेक्ट, डिप्लॉय वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये क्या कर रहा है, हमारे लिए डिप्लॉय करने का काम कर रहा है। सो OAC CDK मेटाडेटा, तो ये सब वो चीज़ें जो हम अभी कोड में देख रहे थे, हमें जो जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे। सो यू कैन सी एवरीथिंग इज क्रिएट इन प्रोग्रेस। तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। ओके, सो फ्लैट व्यू भी कर सकते हो, आई लाइक रिव्यू। ओके, इनफैक्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हो दैट व्हाट्स हैपनिंग। ओके, आपके CLI में भी आ रहा है अभी वो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक, लैम्डा फंक्शन, तो वो सब चीज़ें ये बना रहा है। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। एक्चुअली जो क्लाउड फ्रंट है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ना क्लाउड फ्रंट तो आपको दिखेगा दैट वो डिस्ट्रीब्यूशन डिप्लॉयमेंट स्टेट में हो गया, आई एम श्योर। सो यहाँ पर हम देखते हैं दैट डिस्ट्रीब्यूशंस डिप्लॉइंग, सी यही है जो हमने अभी बनाया राइट। तो अभी ये डिप्लॉइंग स्टेट में है, तो इसका हमें URL तो मिल गया है। तो ये हमारा URL जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, एंड यू कैन जस्ट इग्नोर दीज टू। ओके, तो ये मैं पहले कुछ टेस्ट कर रहा था, तो दिस इज इन डिप्लॉइंग स्टेट। तो ठीक है, वापस चलते हैं एंड लेट्स वेट। तो यहाँ पे हम सिर्फ वेट करते हैं एंड हमारी S3 बकेट ज़रूर बन गई होगी। तो S3 में चलते हैं। सो S3 बकेट, तो हमारी वो ट्रांसफॉर्म्ड एंड वो दोनों बकेट बन गई होंगी। सो इसमें June 1 राइट, तो ये वो 2 बकेट्स हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसे देखना होगा। तो June 1 के अंदर यू विल सी दैट एक तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड बकेट है, एक हमारे पास ओरिजिनल बकेट है। तो ओरिजिनल बकेट ये वाली है, ट्रांसफॉर्म्ड हमारी ये वाली है। तो इसको हमें यूज़ करना है।
तो मीनवाइल जब तक ये स्टैक बन रहा है, जब तक हमारा क्लाउड फ्रंट डिप्लॉय हो रहा है, हम एक काम कर सकते हैं, हम एक इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्सल्स को यूज़ कर लेते हैं, pixels.com, एंड हम यहाँ पर सर्च करेंगे कोड। ओके, तो कुछ बहुत बड़ी इमेज ले लेते हैं, कुछ मतलब जिसका कुछ साइज़ अच्छा खासा हो। तो लेट्स टेक दिस वन ओनली, ठीक है। तो इसको हम डाउनलोड करेंगे फुल साइज़ में। देखो बहुत बड़ी इमेज है ये, जिसको हम फुल साइज़ में डाउनलोड कर लेते हैं। सो डाउनलोड करते हैं, लेट्स वेट फॉर अ वाइल, एंड मेरी वो इमेज हो चुकी है डाउनलोड। सो उस इमेज को हम क्या कर सकते हैं, हम अपने S3 में स्टोर करेंगे। ओके, मैं उस इमेज को जरा रीनेम करके आता हूँ। सो लेट मी जस्ट रीनेम दैट इमेज। उसको हम बोलेंगे code.jpg। सो अगर हम यहाँ पर आते हैं वापस हमारे S3 के अंदर, ओरिजिनल बकेट के अंदर हम उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड है, तो ट्रांसफॉर्म्ड को भी खोल लेते हैं, ओरिजिनल को भी खोल लेते हैं। तो देखो ये है हमारा क्लाउड ओरिजिनल, ये है हमारा ट्रांसफॉर्म्ड। अभी के लिए सब कुछ एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अपलोड। तो भाई आपको क्या अपलोड करना है, तो मैं उस इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये है हमारी वो इमेज। सो code.jpg, करेक्ट, एंड code.jpg, एंड इसको आप कर दो अपलोड ओरिजिनल बकेट में। ये ध्यान रखना, हमें इसको ओरिजिनल बकेट में अपलोड करना है, ठीक है। तो क्लोज करते हैं। ओरिजिनल बकेट के अंदर हमारे पास code.jpg है, लेकिन अगर आप देखोगे ट्रांसफॉर्म्ड में हमारे पास ये नहीं है, विच इज़ फाइन। ओके, लेट्स गो बैक टू दी स्टैक। तो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक हमारा चल रहा होगा। तो देखो अभी भी हमारा क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक चल रहा है। इट टेक्स टाइम, बिकॉज क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन हर एज लोकेशन के ऊपर डिप्लॉय होती है। मतलब US East 1, US East 2, उसके बाद हमारा मुंबई, जितने भी रीजन सब जगह उसको डिप्लॉय करना होता है। तो येस, इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एंड मीनवाइल जब तक वो डिप्लॉय हो रहा है, हम एक और चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं, क्या हमारा लैम्डा भी डिप्लॉय हो गया। तो लैम्डा को हम ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब में। तो लैम्डा के अंदर व्हाट यू विल नोटिस इज, हमने 3 मिनट्स अगो ये वाला एक लैम्डा बनाया है। तो लैम्डा के ऊपर क्लिक करते हैं। तो लैम्डा के अंदर यू कैन सी दैट ये है हमारा वो लैम्डा जो क्या करता है, शार्प को यूज़ करके, ठीक है ये कंप्रेस हो गया, बट ये क्या करता है, शार्प को यूज़ करके हमारी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करेगा। एंड अगर हम यहाँ पे क्लाउड फ्रंट को भी ओपन करते हैं, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लाउड फ्रंट फंक्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक टैब है फंक्शंस की। फंक्शंस के अंदर ये है हमारा वो फंक्शन जो हमने अभी लिखा था, URL रीराइट। एंड इसका अगर आप कोड देखना चाहोगे तो ये है वो कोड, करेक्ट। तो वो हमारे जो लोकल स्टैक था, जो CDK था, उसने वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग में देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेस्ट इवेंट बना सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट आती है /code.jpg क्वेश्चन मार्क, अगर यूज़र लिखता है फॉर्मेट इक्वल्स टू webp एंड विड्थ, लेट्स से विड्थ इक्वल्स 200 एंड हाइट इक्वल्स 200, अगर हम इस फंक्शन को टेस्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, ये क्लाउड फ्रंट फंक्शन देखो उसको ऐसे रीराइट कर देगा। देखो उसने क्या किया, उसने उसको रीराइट कर दिया, कॉमा सेपरेटेड, नॉट दिस, इसने आउटपुट, ओके console डॉट लॉग्स नहीं है ना, तो इसने कुछ आउटपुट नहीं किया। ओके, नो सॉरी, माय बैड। अगर आप देखोगे यहाँ पे उसने उसको /original पे किया, माय बैड, जो क्वेरी पैरामीटर्स है वो यहाँ पर नहीं देते हैं। सो उसने इसको रीराइट किया /original पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स देते हैं, भाई मुझे इसको फॉर्मेट करना है webp में, ठीक है, webp के अंदर फॉर्मेट करना है। अब अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो उसने देखो क्या किया, उसने इस इमेज को रीराइट किया फॉर्मेट webp, ठीक है। क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी, एंड अगर हम क्वालिटी देते हैं 300 विच इज़ नॉट अलाउड, मतलब उसको वापस से 100 पे रीसेट कर देगा। तो क्वालिटी टेस्ट फंक्शन करते हैं, सो क्वालिटी 100, एंड उसको वो क्या कर रहा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ बना रहा है। तो इसका कोड हमने कहाँ पर देखा था, वैसे हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पे देखोगे URL रीराइट, तो ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो रिटर्न कर रहा है, करेक्ट। अब हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है सक्सेसफुल। डिस्ट्रीब्यूशंस में चलते हैं, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशंस। वैसे आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ये अब आपके क्लाउड फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट। तो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन का डोमेन नेम कॉपी कर लेते हैं। अभी मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या हमारी ट्रांसफॉर्म्ड बकेट के अंदर कोई भी चीज़ है, क्या हमारे ट्रांसफॉर्म्ड बकेट के अंदर कोई भी चीज़ है, नहीं है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन अप अ न्यू टैब, एंड यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करके लेट्स ओपन दी नेटवर्क टैब, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो कॉल करेंगे /code.jpg ओरिजिनल इमेज के ऊपर, ठीक है। सब कुछ कैंसिल करके एंटर करते हैं। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास यहाँ पर कुछ तो इंटरनल सर्वर एरर ही हो गया। ओके गाइस, सो वी गॉट एन इंटरनल सर्वर एरर एंड इट सेज बैड गेटवे। तो क्या हुआ होगा, ठीक है, डीबग करते हैं। तो हुआ क्या, देखो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इमेज ही नहीं बनी, ठीक है, हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इमेज ही नहीं बनी। सो देयर आर हाई चांसेस दैट हमारा जो क्लाउड जो हमारा लैम्डा फंक्शन है वो फेल हुआ। तो क्लाउड यहाँ पे सर्च करते हैं क्लाउड वॉच, ओके, मुझे console.logs देखते हैं, क्लाउड वॉच सर्च करते हैं। तो क्लाउड वॉच के अंदर लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द एरर गोइंग ऑन। सो क्लाउड फ्रंट, यहाँ पे हम जाएंगे लॉग ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर कौन सा है जो हमारा अभी हमने जो बनाया है, क्या नाम था उस फंक्शन का, उस फंक्शन का नेम था इमेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टैक। यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहे हैं,
या दिस इज़ द वन। सो इसके अंदर हमारे पास देखो एरर क्या है, रन टाइम एरर, कुड नॉट लोड शार्प। ओके, तो यार ये ना एक नोन एरर है, इसमें देखो क्या हुआ, कुड नॉट लोड शार्प मॉड्यूल। ठीक है, ये क्या हुआ, देखो जो हमने शार्प मॉड्यूल है ना उसको वो मिला ही नहीं, हमारे क्लाउड फ्रंट को वो मिला ही नहीं। इसका एरर कैसे डीबग कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में जाओगे, ठीक है, जो हमारे लोकल का नोड मॉड्यूल्स है, एंड अगर आप इसके अंदर शार्प में जाते हो, शार्प के अंदर लिब में जाते हो, नॉट लिब, सोर्स नॉट, तो यहाँ पर एक फ़ाइल होती है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, तो वो पर्टिकुलर यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ पर एक x64 करके एक फ़ाइल बननी चाहिए थी, करेक्ट, तो वो फाइल हमारी यहाँ पर बनी ही नहीं। लेट्स डू वन थिंग, package.json में चलते हैं, वापस इस कमांड को ना हमारे टर्मिनल में रन करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो क्या वो फाइल बन रही है, हमें वो वेरीफाई करना है। ओके, सो यू कैन सी दैट ये जो हमारा img वाला फोल्डर है ना, ये एम्प्टी है, राइट, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब मोस्ट प्रॉबेबली। तो अगर आप देख सकते हो दैट अगर जो हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग वाला फोल्डर है, इसमें नोड मॉड्यूल्स बने एंड इमेज वाला फोल्डर खाली है, दिस विल बी अ प्रॉब्लम जो मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, एम सीरीज, जिनके पास आर्म बेस्ड है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आप CPU यूज़ कर रहे हो, x86 विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप अपने package.json को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर ये प्री बिल्ड की जगह हम इसको पोस्ट बिल्ड कर देते हैं। ओके, पोस्ट बिल्ड, दैट जब ये बिल्ड होगा हम क्या करना चाहते हैं, हम शार्प को इंस्टॉल करना चाहते हैं इस प्रीफिक्स पे, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर फॉर दिस पर्टिकुलर CPU। अब हम यहाँ पे करेंगे npm run build। ओके, तो यहाँ पे हम npm run build को रन करते हैं। तो npm run build बेसिकली हमें मेक श्योर करना है दैट ये पर्टिकुलर इमेज बन रहा है, एंड यू कैन सी दैट अब हमारे पास वो लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन आई वुड से, जो लिनक्स की बाइनरीज हैं शार्प के लिए, वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। जब ये हो जाएगा वापस से CD के डिप्लॉय को रन करते हैं, इस टाइम ये चलना चाहिए। सो npm run CD के डिप्लॉय। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो ये इमेज वाला फोल्डर है, इसके अंदर ये लिनक्स वाली जो लाइब्रेरीज है ना, ये होनी चाहिए, ये बाइनरीज होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, बिकॉज हमारे केस में एम्प्टी था, तो आपको ये एरर आएगा दैट वो शार्प का जो x86 वर्जन है उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ओके, दिस वाज द एरर। तो इमेज प्रोसेसिंग, नोड मॉड्यूल्स, इमेज के अंदर ये लाइब्रेरीज होनी चाहिए। अब हमने इसको वापस से डिप्लॉयमेंट पे लगाया, तो क्लाउड फ्रंट फिर से डिप्लॉय होगा, विच इज़ गोइंग टू टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सो वेट करो आराम से, बिंदास, इसको देखो लॉग्स को, एंड लेट्स वेट, दोबारा रीट्राई करते हैं एंड हमारा अगर फंक्शन रन करे। ओके, सो अभी हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आ था, विच इज़ फाइन। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। ओके, सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ डिप्लॉय हो चुका है, सो लेट्स सी। ओके, सो ये हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ, सेम URL बनेगा, एंटर करते हैं। जैसे मैंने एंटर किया, यू आर सीइंग दैट इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, राइट, इट रियली टुक 2 सेकेंड्स। तो पीयूष यार ये तो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ ना। देखो सारे एज केसेस को देखते हैं, क्या हुआ होगा। जब हमने रिक्वेस्ट किया, हमने ओरिजिनल इमेज के ऊपर रिक्वेस्ट किया, क्या हमारे ट्रांसफॉर्म बकेट में ओरिजिनल इमेज थी? नहीं थी। वो शार्प के पास गया, मतलब वो इसने यहाँ पे कॉल किया, उसने बोला भाई मुझे ओरिजिनल इमेज चाहिए, इसने बस क्या किया, ओरिजिनल इमेज को डाउनलोड किया एंड वापस रख दिया। अगर अब मैं अपना ट्रांसफॉर्म्ड इमेज वाला फोल्डर खोलता हूँ, अपनी बकेट खोलता हूँ, तो यू कैन सी code.jpg, ओरिजिनल इमेज हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम इसने लिया 2 सेकेंड्स। अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, इट इज़ जस्ट टेकिंग, इसको कैंसिल करके वापस कॉल करते हैं, इट इज़ जस्ट टेकिंग 39 मिली सेकेंड्स। जस्ट सी दी टाइम, सिर्फ 39 मिली सेकेंड्स में आपकी कॉल रिसॉल्व हो रही है। वापस रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी दैट ये सिर्फ 30 to 40 मिली सेकेंड्स का टाइम ले रहा है। करेक्ट, फैब आइकन को आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ये मतलब ब्राउजर इज डूइंग, तो यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं कोड का। तो यू कैन सी इट जस्ट टेक 71 मिली सेकेंड्स। क्यों? बिकॉज हमारे क्लाउड फ्रंट ने उसको कैश कर लिया। कैसे कंफर्म कर सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो दैट क्लाउड फ्रंट जो कैश है वो हिट हुआ। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो ये इमेज आ रही है, दिस इज कमिंग एज JPEG। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन मार्क फॉर्मेट इक्वल्स webp एंड एंटर। टाइम लेगा बिकॉज webp तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसने टाइम लिया, इट टुक लिटरली 2.15 सेकेंड्स। लेकिन अभी ये जो इमेज है ना, ये हमारे पास webp फॉर्मेट में है एंड इस टाइम क्या हुआ, मिस हुआ क्लाउड फ्रंट से। अगर मैं अपनी ट्रांसफॉर्म्ड बकेट में जाकर एक रिफ्रेश करता हूं, तो यू कैन सी एक फॉर्मेट webp की इमेज बन गया, एक वेरिएंट बन चुका है हमारी बकेट के अंदर, ठीक है। वापस चलते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कैंसिल ऑल द रिक्वेस्ट एंड रिफ्रेश करते हैं, इट इज जस्ट टेकिंग 155 मिली सेकेंड्स एंड अगर आप इसको बार बार रिफ्रेश करोगे, इट बिकम्स कैश्ड एंड 21 मिली सेकेंड्स। हाइट एंड विड्थ को चेंज करके देखते हैं एंड इसको हम विड्थ दे देते हैं 50 की, विड्थ इक्वल्स 50 एंड हम इसको हाइट भी दे देते हैं 50 की एंड हम इसमें बोलेंगे एंड क्वालिटी भी हम कम कर देते हैं टू लेट्स से एंड सॉरी नॉट परसेंटेज एंड क्वालिटी इक्वल्स, क्वालिटी हम बहुत कम कर देते हैं इसकी, हम 50%।
तो एंटर करते हैं, तो नाउ यू विल नोटिस दैट ये इमेज बहुत छोटी सी आ रही है, सही बहुत गंदी इमेज आ रही है। रिफ्रेश करते हैं, ओके सारे को इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यू कैन सी इट टेक्स 20 मिली सेकेंड्स बिकॉज वो कैश हो चुकी है। एंड अब अगर मैं आपको मेरी बकेट को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये वो इमेज है जो जनरेट हुई। तो हम क्या करें, इमेजेस को हम इस तरह से जनरेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट वेबपी क्वालिटी 50 दैट 50। अगर यूजर कोई भी पैरामीटर को ट्वीक करता है, लेट्स से उसने क्वालिटी पैरामीटर को हटा दिया, तो वो वापस से हमें उस वेरिएंट को जनरेट करना होगा, जिसमें इट विल टेक सम टाइम, लेकिन रिफ्रेश करोगे वापस से वो फास्ट हो जाएगी। हाइट एंड विड्थ को वापस हम बढ़ा देते हैं, सो 100%, एंड इसको भी हम कर देते हैं 100, नॉट परसेंट, बेसिकली पिक्सल्स। तो यू कैन सी इमेज बड़ी हुई, एंड रिफ्रेश करोगे यू कैन सी इट इज़ लिटरली टेकिंग लाइक 21 मिली सेकेंड्स, एंड वो कैश होती रहती है। सो योर क्लाउड फ्रंट इज बेसिकली कैशिंग द इमेजेस, एंड आपकी जो ये ट्रांसफॉर्म इमेज बकेट है ये उस वेरियंट्स को बनाती जा रही है। एंड दिस इज़ हाउ पूरा का पूरा इमेज ऑप्टिमाइजेशन स्टैक इज़ वर्किंग। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इमेजेस को ऑन द फ्लाई आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एंड रीसाइज कर सकते हो। एंड शार्प इज़ द लाइब्रेरी जो वर्सेल भी इंटरनली यूज़ करता है। अभी जो स्लोनेस है वो फर्स्ट टाइम होते हैं, वो भी क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे लैम्डा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप स्केल करते हो, अगर आप एक बड़े एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो, आप इस शार्प लैम्डा की जगह आप एक EC2 मशीन भी रख सकते हो, राइट। एक EC2 मशीन, बिकॉज आपका अगर बहुत ज़्यादा स्केल है एंड इस EC2 मशीन को आप अच्छे CPU रिसोर्सेज दो, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये और फास्ट हो जाएगी। तो वो जो इनिशियली 2 सेकेंड्स लग रहे थे ना, आप उसको भी कम कर सकते हो अगर आप यहाँ पर एक फास्ट मशीन को रखोगे, बट इट विल कम विद अ कॉस्ट। So this was all about how you can generate your own image optimization stack on the fly. So वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.